हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, हमारी 10th क्लास है बच्चों, और हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व, और इसमें हमारा खंड सेकंड जो है आपका ओपन हो रखा है बच्चों। हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। और देखिए, लास्ट हमारा टॉपिक जो हुआ था, अनुबंधित श्रमिकों को भारत से बाहर जो आपके ले जाया जा रहा था, हम लोग उनको देख रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपके मजदूर थे वो कौन थे, क्या थी उनकी स्थिति, कैसे वो अपना जीवन जी रहे थे, और कैसे अफ्रीका में आपका उन लोगों को एक देश से दूसरे देश ले आया गया। इन सब चीजों पर हम लोग अपने इस आपका लेक्चर के अंतर्गत बात कर रहे थे, हम इनको पढ़ रहे थे, हम इनको समझ रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे घर जाकर एक बार इस लेक्चर को जरूर आप लोगों ने बस को पढ़ा होगा और इसको देखा होगा। अगर इसके दौरान कोई भी आपको प्रॉब्लम आई है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी आपको समझ नहीं आई है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपनी क्वेरी हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए हम चलते हैं अब सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आप सब जान चुके हैं कि इसके अंतर्गत तक हम लोग आपका देख चुके हैं कि कैसे आपका किस प्रकार आपका सारी चीजें हैं। अब देखिए, भारत से जो अनुबंधित जो आपके श्रमिक थे, जिन भारतीय लोगों को कॉन्ट्रैक्ट आपका बेस पे, एग्रीमेंट बेस पर 5 साल के लिए भारत से बाहर आपका मजदूरी करने के लिए ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, उनको लेकर जाना चाह रहे थे, यानी कि उनको ले भी गए थे। उनकी स्थिति को हम लोग आपका देख रहे थे। अब देखिए, यहाँ से देखना है, कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तन से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे पटाई पर जमीन तो ले लेते थे, लेकिन उसका भाड़ा चुकाना नहीं पाते थे। उन पर कर्जा आपका चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्होंने अपने घर बार छोड़ने पड़े। अब देखिए, हो क्या रहा था, जब आपके परिवर्तन हो गए, लघु जो उनके उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो आपके बर्बाद हो गए और जमीनों को साफ कर कर आपके बागान लगने लगे, तो इससे उनके जीवन पर क्या होने लगा, आपका प्रभाव पड़ने लगा, जिससे काम की जो आपकी तलाश थी वो लोगों की बढ़ने लगी। आजीविका में आपकी समस्या जो है वो पैदा होने लग गई थी। कहाँ? भारत के अंतर्गत। अब देखिए, थोड़ा सा भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरेबियन द्वीप समूह में नित्राता, गुनिया और आपका सूरीनाम, आपका मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। यानी कि अगर मैं बात करूं मोटा मोटा, तो दक्षिणी अफ्रीका, जो दक्षिणी अमेरिका जो आपका महाद्वीप है, उस साइड में इनको लेके जा रहे थे। ठीक। तमिल आप प्रवासी आपका सीलोन, यानी कि आपका श्रीलंका, जो आपके तमिल के लोग, तो उनको कहाँ ले गए, आपका सीलोन। और मलाया, यानी कि आपका मलेशिया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए ले जाया गया। कहाँ ले गए? असम में। आज भी आप लोग देखेंगे, असम के अंदर, आपका श्रीलंका के अंदर और आपका मलेशिया के अंदर जो है, चाय का कल्टीवेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता है और बहुत अच्छे आज भी आपके बागान हैं। ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही ये सारे बागान जो हैं वो आपके डेवलप हुए हैं, और इन सारे आपके बागानों का डेवलप होने के बाद से ही ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आपके निकल कर आई हैं कि आपका किस प्रकार से ये जो आपके बागान हैं ये आपके स्टेब्लिश होते हैं और क्या इनका आपकी भूमिका रही है। और देखिए, उस समय तो ये चाय के लिए है जो था, उनको बनाते थे, और आपका ब्रिटिशरों का बहुत बड़ा व्यापार था, अंग्रेज लोगों का। लेकिन अगर वर्तमान समय में बात करें, तो वर्तमान समय में भी बच्चों आज की तारीख में बहुत बड़ा आपका पार्ट बना हुआ है ये आपका ट्रेड का। अब देखिए, मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। अब देखिए, जो लोग बेचारे बाहर से आपके लाए जा रहे थे, उनके गांव में क्या हो रहा था बच्चों? ध्यान दीजिए, उनके साथ उत्पीड़न हो रहा था और
गरीबी से बचने के लिए वो क्या करते थे कि चलो हम लोग अपना एग्रीमेंट करा लेते हैं, गांव से तो अच्छे ही रहेंगे, और वो अपना जीवन जीने के लिए आपका आपका तैयार रहते थे। अब देखिए, एजेंट भी भाभी आप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारी देते थे। कहा जाना है कि यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करेंगे और नई जगह पर काम व जीवन की हालत कैसी होगी, इसके बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती थी। अब देखिए, जो लोग आपका भर्ती करते थे एजेंट, वो कुछ और बताते थे, काम कुछ और मिलता था। अब उनको पता ही नहीं था कि काम किस प्रकार का है, कहाँ ले जा रहे हैं, कैसा आपका सर्वाइवल होगा, क्या सारी चीजें हैं। ये बड़ी एक अपने आप में समस्या थी, ठीक है ना? कि उन्हें लंबी समुद्र यात्रा पर जाना था। अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण तक कर लेते थे। अब देखिए, अगर कोई बाप का राजी में मानता है, ठीक है, अगर बाप का राजी में नहीं मानता तो क्या होता था, उसका अपहरण कर लिया करते थे वो लोग, आपको किडनैप करते थे। अब देखिए, 19वीं सदी की इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम दिया। यानी कि जिस तरह से इन लोगों को अनुबंध करके ले जाया गया था, इसको क्या बोल दिया गया बच्चों? इस अनुबंध प्रथा को नई दास प्रथा बोल दिया गया। पहले देखिए, दास होते थे, दासी होते थे, ये आपके मंदिरों में प्रचलन था। अब क्या है कि ये यहाँ भी हो रहा था। ये देखिए, एक किस तरह से वो आपको दिखाई देगा कि गिरनार में कोको के बागों में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर, इस तरह से कई ये लोग काम कर रहे थे। इनको यहाँ से ले जाते थे भारत से, और वहाँ उनसे आपकी मजदूरी करवाते थे। देखिए, ब्रिटिश लोगों ने अपना लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारत की जनता पर उनके मानवीय रूप में कोई दया नहीं करी, बल्कि उन पर जितने अत्याचार और उनका शोषण कर सकते थे उन्होंने पूरा किया। उन्हें किसी के व्यक्तित्व से, किसी के आपके जीवन से कोई लगाव नहीं था। अगर उनको लगाव था तो केवल अपने लाभ से, अगर लगाव था तो किससे? केवल अपने लाभ से बच्चों। अब देखिए, कुछ फोटो दिखाई गई हैं जो आपके मजदूर हैं। अब देखिए, मजदूर नहीं बल्कि ये अब आपका किस तरह से उनको नंबर्स आपके दिए जाते थे, क्या चीजें होती थी, ये आपको देखना था। अब देखिए, बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे यहाँ वैसे हालत नहीं है। नई जगह की जीवन एवं कार्य स्थितियां कठोर थीं और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को भी नहीं थे। इसके बावजूद मजदूर ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढने लगे। बहुत सारे लोग तो भागकर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर को पकड़ लिए जाते तो उनको भारी सजा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृति का मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक आत्मा अभिव्यक्ति के रूप में नई खोज की। त्रिनादता में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले के रूप दे दिया। इस मेले को होसे यानी कि इमाम हुसैन के नाम पर दिया गया। उनमें सभी धर्मों व आपके नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। क्या करते थे उसमें? सभी धर्म के, आपके नस्ल के जो भी लोग थे, गोरे हैं, काले हैं, वो सब लोग इसमें हिस्सा लेते थे। क्लियर है? इस प्रकार रास्ता फारिदा इनाबाद नामक धार्मिक विद्रोह, जिसे जमैका के रेंगे गायक बॉब मार्ले ने विख्याति के शिखर पर पहुंचाया था। जमैका के कौन थे? बॉब मार्ले। ठीक, में भारतीय आप्रवासियों और कैरेबियन द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक देखी जा सकती है। त्रिनिदाद और गुयाना के मैसूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय आप्रवासी के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का ही एग्जाम्पल है। संस्कृति संगम के ये स्वरूप और नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का
अंग थे। ऐसी ही प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीजें बहुत आपस में घुल मिल जाती थी। उनकी मूल पहचान विशेषता गुम हो गई और बिल्कुल नए रूप में सामने आता था। देखिए, जिन लोगों को आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपके ले जाया गया, कुछ समय के बाद उन्होंने उस परिस्थितियों को देखा, समझा और उसके अनुसार आपका ढल गए। वहाँ की चीजों में वो अपने आप को गुजर बसर के लिए आपका मानने लगे और उन पे मिलने के बाद वो बिल्कुल उन जैसे ही आपके हो गए और उनकी संस्कृति को अपना लिया और अपनी चीजें जो थी, उनकी मूलभूत पहचान जो होगी, जो उनकी विशिष्टता थी, वो क्या हो गई, उनके बीच गुम हो गई। ज्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद वापस नहीं लौटते थे। जो वापस लौटने में उन्हें से भी अधिकांश वे केवल कुछ ही समय यहाँ बिताकर फिर अपने नए ठिकाने पर वापस चले जा गए। अब देखिए, जिन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे वो आपका समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद वो लोग वापस नहीं लौटे। फिर उन्होंने क्या काम किया, जो भी कुछ अधिकांश आपकी चीजें थी वो आपकी वहीं रही और उस समय तक जो था अपने वापस वो कहाँ पहुंच गया, अपने ठिकाने पर। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती थी। क्या आपने नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नयार पॉल पॉल का नाम सुना है? आप में से कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर शिवरेन चंद्रपाल और राम नरेश सरवन का नाम तो आपने सुना ही होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके नाम भारतीय जैसे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि वे भारत से अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। अब देखिए, जो वेस्ट इंडीज के जो आपके खिलाड़ी रहे हैं, शिवनैन आपके चंद्रपाल, शिव नरेश सरवन, ये लोग वही हैं, आपके वही क्रिकेटर हैं जिनके आपके पूर्वज कभी वेस्ट इंडीज में आपका ब्रिटिश द्वारा आपका मजदूरी के लिए आपका ले जाया गया था। ठीक है, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीय जैसे क्यों हैं? अब देखिए, जब भारत के मूल वंशज है तो हम उनके नाम को बता ही सकते हैं। ठीक, अब एक बार मैं थोड़ा सा कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इस बार देखिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट वाला जो कोई आपका मजदूर था, उसका फार्म आपका किस प्रकार का होता था। एक बार इसको देखिए, इस तरह से कॉलम लिखे होते थे, इस प्रकार सेक्शन, इस प्रकार साइन मोर होकर उसको भेजा जाता था। अब देखिए, 20वीं सदी के शुरुआती सालों से हमें हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में यह बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। कब खत्म हुई बच्चों? ध्यान देना है, 1921 में ये जो आपकी व्यवस्था थी, इसको खत्म कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशकों तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरेबियन द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग उन्हें क्या मानते थे? कुली मानते थे और उनके साथ कुली जैसा बर्ताव करते थे। नयाल पॉल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में विद्रोह और परापेन के इस एहसास को खूब देखा जा सकता था। अब ये तो वो स्थिति थी जो आपके बंधुआ मजदूर थे, जो लोग आपका बाहर ले जाए जा रहे थे, कैसा उनका जीवन था, क्या स्थिति थी, कब उनको समापन मिला, कब उनको दासता से मुक्ति मिली। आप इस विषय को बहुत अच्छे से इसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि क्या चीजें हो रही थी उनके साथ, कैसा उनका जीवन यापन वाली चीजें थी। क्लियर है बच्चों? ध्यान देना है आपको इतना। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा आगे इसमें देख। और क्या है, 2.5 यूनिट है, विदेश में भारतीय उद्यमी। विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर आपको विश्व बाजार में जो आपकी फसलें चल रही हैं, आपको ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो उन फसलों को उगाने के लिए सबसे पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। ठीक, बड़े बागानों के लिए तो बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था। अगर आप लोग बागान लगा रहे हैं, बड़े बागान लगा रहे हैं, तो उसके लिए जो आपके बाजार हैं और जो बैंक है वो आपको पैसा दे सकते हैं। लेकिन छोटे मोटे किसानों ने का क्या होता? अब कह रहे जो छोटे मोटे किसान है वो बेचारे कहाँ से पैसा लेते हैं और उनका
क्या होता। यहीं से देसी साहूकारों और महाजन दृश्य में आते हैं। क्या आपने शिकारीपुरी छाप और नेटू कोटाई चेट्टियारों का नाम तो सुना होगा। ये उन सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य और दक्षिणी पूर्व एशिया के निर्यातोन्मुखी खेती के लिए कर्जा आपका देते थे। कह रहे ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन लोगों को आपका कृषि करनी है और वो कृषि का आपका ट्रेड करेंगे, उसके लिए ये लोग क्या करते थे, आपका कर्जा देते थे। कहाँ पर थे ये? मध्य और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से तो कर्जा लेते थे। उसके पास दूर दूर तक पैसा पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था पद्धति होती थी। यह तक कि उन्हें व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलाप से देशी स्वरूप से विकसित थी। ठीक है, कैसी थी? जो आपका देशी व्यवस्था थी उसके रूप में उन्होंने उसको डेवलप कर रखा था। अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकार के पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेश से आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाह पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षित स्थानीय और विदेशी चीजें मिलती थी। यहाँ तक कि फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। तो ये स्थिति थी आपका नए उद्यमियों की, वो आपका किस प्रकार से अपनी चीजों को कर सकते थे। अगला देखिए इसी में भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। भारत में कैसी होती थी बच्चों? महीन कपास। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। यही कारण वहां के उद्योगपति ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योग की सुरक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन से आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया था और वहां महीन भारतीय कपास का आयात खत्म हो गया। अभी अगर आयात लगा देंगे तो जो आपका कपास का व्यापार था वो क्या हो गया? ठप हो गया। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस लंदन। ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र यही था। यानी कि ये ऐसा केंद्र है ईस्ट इंडिया कंपनी का, दुनिया भर में जितनी भी ये अपना ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, वो सारी इसी सेंट्रल हॉल से ही आपका उनको नियंत्रित किया जाता था। क्लियर है? चलिए अब देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अनेक कपड़ों के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजार से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़े को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। यदि भारतीय निर्यातक के आंकड़ों का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि सूती कपड़े से के निर्यात में लगातार आपकी गिरावट के ही रुझान आपके दिखाई दे रहे थे। 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 में घटकर आपका 15% हो गया और 1870 तक केवल 3% ही रह गया था। यानी कि जो आपका कपड़ा था, उस कपड़े में जो हम लोग आपका ट्रेड कर रहे थे उसमें निरंतर आपका गिरावट आ रही थी, क्योंकि ब्रिटिशरों ने सीमा शुल्क लगाकर इस कपड़े को ब्रिटेन में महंगा कर दिया था, जिस पर उसके आयात और निर्यात पर इसका बहुत बड़ा आपका प्रभाव पड़ा, जिसके कारण अब उसको नए बाजार खोजने की उम्मीद थी, लेकिन वहां भी ये आपका कंपटीशन नहीं कर पाया और निरंतर इस क्षेत्र में आपका जो था बच्चों क्या आने लगी, आपकी जो गिरावट थी वो आपकी आने लग गई थी। फिर तो भारत ने किन चीजों का निर्यात किया? आप कह रहे हैं कि अगर ये चीज नहीं होती तो हमारा कपड़े का निर्यात नहीं हो रहा था, तो भारत ने किन चीजों का अब आपका निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है।
निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से लेकर 1871 के बीच बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया था। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक पैमाने का निर्यात होता रहा। जैसा कि पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने लगा था। कुछ समय तक भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। अब देखिए, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपका कपास भी हो रहा है और आपका कपड़ों को रंगाई के लिए नील भी। एक दशक तक बहुत बड़ा निर्यात जो था आपका होता रहा। उसके बाद चीन में वो देखेंगे, आपका सबसे बड़ी मात्रा में क्या था, अफीम का निर्यात हो रहा था और भारतीय निर्यात अफीम का निर्यात का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा। ब्रिटिश की सरकार अफीम की खेती आपका करवाती थी और उसे चीन को निर्यात आपका करती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले में चीन से चाय और दूसरे अन्य पदार्थ आयात किए जाते थे। यानी कि हमारा अफीम कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन से चाइना, और चाइना वाले क्या खरीद रहे हैं, चाइना से वो लोग क्या खरीदते थे, आपका चाय और दूसरे जो अन्य पदार्थ थे वो उनको आपका खरीदते थे। यानी कि उनके एक सर्कल टाइप में पूरा जो था वो उसको आपका चला रहे थे और इस तरह से ही वो अपना जो उनका ट्रेड था वो उसको अपना मेंटेन कर रहे थे। अब देखिए, 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादकों की बाढ़ ही आ गई थी। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा गया था उसकी कीमतें भारत से ब्रिटेन भेज जाने वाले माल की कीमतें से बहुत ज़्यादा थी। कैसी थी बच्चों, आप देखिए, जो कहाँ भेजा गया है, भारत से ब्रिटेन भेजा गया है, अगर हम लोग बात करें उसकी कीमत पे तो वो क्या थी, उससे ज़्यादा हो। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। इसका मतलब है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन का ही फायदा होता रहा। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ ही अपने व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। बहुपक्षीय बंदोबस्त ऐसा ही काम करता था। इससे एक देश के मुकाबले दूसरे देश में होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के साथ व्यापार का मुनाफा काम करती थी। ब्रिटेन के घाटे की भरपाई की मदद करते हुए भारत में 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में तय करने की एक अहम भूमिका अदा करती थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे तथाकथित होम चार्जेस यानी कि देसी खर्चों का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर भेजी गई निजी रकम, भारतीय भारी कर्जों पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन मिलती। देखिए, ये किस तरह से एक समुद्री जो मार्ग है ये आपका बना हुआ है। गोवा, मद्रास, मछलीपट्टनम, हुगली, सूरत, मस्कट, अगर सूरत से मटकस हम लोग जा सकते हैं, यहाँ से पारस की खाड़े होते हुए, ठीक, इस तरह से ये लोग भारत आते थे। ये रहा मलक्का, मलाया प्रायद्वीप वाला, ये बैंकॉक है, ये हुरनोई है, ये मोजाम्बिक है। ये व्यापारिक मार्ग है उस समय का जिसके माध्यम से अपने व्यापार को मेंटेन करते थे। ये उसका मार्ग है। एक बार देख लीजिए सभी बच्चों, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। अब एक नया चैप्टर है, इसी में नई यूनिट है, चैप्टर नंबर 3, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन उनके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। जो उसका प्रभाव हुआ वो पूरी दुनिया में किया गया। इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार करेंगे उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा है कि इस युद्ध
ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक मोटे संकट की ओर ढकेल दिया। उसे उभरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया। 3 दशक यानी कि 30 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान पूरी दुनिया में चौतरफा आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहरने लगी। अब देखिए युद्धकालीन रूपांतरण कि युद्ध के दौरान कैसे आपका चीजें बदली, क्या उनमें बदलाव हुए, उनका थोड़ा सा हमको देखना है। जैसा कि आप जानते हैं पहला विश्व युद्ध 2 खेमे के बीच लड़ा गया था। पहले पाले में मित्र राष्ट्र, इसको समझिए, अब हम लोग विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं कि कैसे पहला विश्व युद्ध होता है, क्या उसकी चीजें हैं, उनको थोड़ा देखिए। पहला विश्व युद्ध यानी कि जो पहले पाले में लोग उनको क्या बोला गया आपका मित्र राष्ट्र, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये 3 देश एक साथ थे। दूसरा कौन था बच्चों? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, और कौन था? ओटोमन तुर्की। ये 3 लोग एक साथ थे, 4 देश, ठीक। यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये मित्र राष्ट्र है। जर्मनी, हंगरी, ओटोमन तुर्की ये एक थे। आप तुर्की में आप लोग पढ़ रहे थे ओटोमन साम्राज्य कैसे, जो आपका मुस्लिम धर्म गुरु थे जिनको खलीफा कहा गया था, उनके आपका साम्राज्य को कैसे ब्रिटिश द्वारा आपको समाप्त कर दिया गया और कैसे ही भारत में उस समय खिलाफत आंदोलन हुआ था, इसी से संबंधित है। ये चीजें मैंने आपको जोड़ के बताई थी चैप्टर के शुरुआत में, ठीक है। अब देखिए अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि यह युद्ध ज्यादा से ज्यादा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा, पर यह तो 4 साल से भी ज्यादा आपका चलता रहा। लोगों को क्या लगा था कि जहां तक आपका क्रिसमस आएगा तब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध आपका कुछ ज्यादा लंबा चल गया। कितना? 4 साल। एक मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गन, टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियार का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीजें आधुनिक विशालता उद्योगों की ही देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर के असंख्यक सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी थी और उन्हें विशाल जल पोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाना था। इस युद्ध की ने मौत और विनाश की जैसी भीवसा रची औद्योगिक युग के पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 2 करोड़ घायल हुए थे। कितना बड़ा युद्ध था, 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग इसमें घायल हुए। मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाशी के कारण यूरोप के कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवार में आय में गिरावट आई। अब तो लोग मरने लगे, जो मुख्य लोग थे, तो उनके क्या हो गया, जो उनका परिवार है उसमें क्या आ गई, गिरावट आ गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की जरूरतों के मेजर पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन काम को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिनसे अब तक केवल मर्दों को ही काम जानना था। अब पहले कौन करते थे? केवल औरतें ही काम करती थी, मतलब जो आपके मर्द थे वो ही काम करते थे और कोई काम ही नहीं करता था। अब क्या हो गया था, ये सारी व्यवस्था, ये सारी चीजें आपकी बदल रही थी और अब क्या हो रहा था कि जो आपकी महिलाएं थी वो भी आपका इस काम की तरफ आपका बाहर आ रही थी। तो देखिए ये जो आपका विश्व युद्ध होता है, ये विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा, ये कहेंगे, विश्व संकट के रूप में हमारे सामने आएगा। कहाँ आएगा? विश्व आपका संकट के रूप में हमारे सामने आएगा। और देखिए यही वो ऐसा विश्व युद्ध है
जिसने पूरे देश में, हमारे देश में और साथ में विश्व में आपका भयावह स्थिति मचाई और 4 साल तक यह युद्ध आपका चलता रहा। अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मजदूर युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों का उत्पादन तेजी से क्या हुआ, आपका इजाफा हुआ। तो देखिए आपका किस प्रकार से हथियारों का जो था वो आपका तेजी से इसमें क्या हो रहा था, उत्पादन इसमें हो रहा था। इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये सारी चीजें थी इस अंतर्गत। कोई भी आपका परेशान हो इसमें और कोई चीजें हैं, कोई डाउट आपको आ रहा हो, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना डाउट, आप अपने प्रश्न मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का बच्चों, कोई भी बच्चा, कि आपका डाउट किस प्रकार का है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे इस लेक्चर को घर पर जाके एक बार अवश्य पढ़ेंगे और आप इसको रिवीजन करेंगे। कोई भी अगर आपका डाउट आता है, आपका किसी प्रकार का कोई आपका कमेंट है, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, अपना डाउट हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।